जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सचिन जीएस बिंदु पर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था नेशनल करंट अफेयर के बारे में जो सितंबर में का था, लेकिन वहाँ पे टॉपिक हमने कंप्लीट किया था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमी का टॉपिक था और इन्वायरमेंट, जियो एंड पॉलिटी, और शेष जो बचा हुआ टॉपिक था हमने कहा था इसका पार्ट 2 आएगा, तो ये पार्ट 2 वीडियो है, उसका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें शेष करंट अफेयर्स को हम पूरा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अन्य करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला हमारा विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है। यहाँ बताया गया है एक्सियम 4 मिशन। तो एक्सियम 4 मिशन क्या है, यहाँ पे एक्सियम 4 मिशन एक्सियम स्पेस द्वारा एक निजी मिशन है। ठीक है, एक्सियम स्पेस द्वारा एक निजी मिशन है जो 2020 में प्रारंभ हुआ था और इसे लॉन्च 2024 में करना था, लेकिन कोई कारण हुआ जिसके कारण ये 2025 तक आगे बढ़ गया। इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गगनयान मिशन के हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स, एक आपका ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, शुभांशु शुक्ला, उनको यहाँ पे जगह दी गई है, और एक प्रशांत बालकृष्णन नायर को यहाँ पे जगह दी गई है। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं जिसके कारण एक्सियम 4 मिशन आपका चर्चा में है। तो इसमें कोलैबोरेशन है आपका एक्सियम स्पेस का नासा और स्पेस एक्स के साथ। ठीक है, इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसका हेड बनाया गया है किसको, पेडी विक्सन को हेड बनाया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नासा की फॉर्मर एस्ट्रोनॉट रही हैं। तो हम देखते हैं क्या खबर है। तो भारत के आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन तक ये लोग कहाँ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। कहाँ पे, ये पृथ्वी के ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर तक होता है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, 100 किलोमीटर का एक कार्बन रेखा है जो एक काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर से स्पेस स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और यहीं पे आपका स्पेस स्टेशन है जहाँ 14 दिन तक ये रहने वाले हैं, और यहाँ से वायुमंडल के वातावरण का अवलोकन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बता रहा है। तो ये एक्सियम 4 मिशन समझ में आ गया आपको। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के लिए जाएगा। 2020 में प्रारंभ किया गया था, लॉन्च था 2024 में, लेकिन अब 2025 में होगा। 2024 में इसमें दिया क्योंकि सितंबर का करंट इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से, तो इनका जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है कहाँ है, तो फ्लोरिडा में यहाँ पे हमेशा लॉन्च किया जाता है इनका, नासा का, तो यहीं से लॉन्च किया जाएगा। 14 दिनों तक क्या रहेंगे, स्पेस में रहेंगे, वहाँ पे अध्ययन करेंगे। जो कि इसरो भी क्या कर रहा है, इसरो भी अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने के लिए योजनाबद्ध है, जिसके लिए ये एक पूर्वगामी मिशन कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। यहाँ पे दिया है अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। तो हम बताएं, इसको 400 किलोमीटर ऊपर तक रखा जाता है। प्रक्षेपण तिथि इसका 1998 था कजाकिस्तान से, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन था। इसमें रूस का भी सहयोग था। आगे बढ़ते हम लोग। EOS मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 8। तो इससे पता चलता है क्या है, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल का, पृथ्वी के बदलाव का अवलोकन करेगा। किससे लॉन्च किया गया, तो SSLV D3 से लॉन्च किया गया। ये आप ध्यान रखें, किससे, SSLV D3 से। ठीक है, ये मिशन का उद्देश्य क्या है, ये मिशन 1 वर्ष तक 475 किलोमीटर ऊंचाई पर एक वृत्ताकार निम्न पृथ्वी कक्षा में संचालित हो जाएगी। ठीक है, और आगे इसमें पेलोड, 3 पेलोड इसमें भेजे गए। पेलोड क्या होता है, पेलोड एक वैज्ञानिक उपकरणों या सामग्रियों को, ठीक है, संग्रहित करने के लिए जो स्थान चयनित किया जाता है उसे पेलोड कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 पेलोड हैं, एक EOIR, ठीक है, GNSS-R और SIC-UV। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है कि 3 पेलोड जा रहे हैं, उसका नाम यही है। आगे देखते हैं हम लोग। और क्यूरोसिटी रोवर भी नासा का है। नासा ने इसे लॉन्च किया था 2011 में। क्यों किया था भाई, इसको मंगल ग्रह के रहस्यों को पता करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें अभी बताया गया है क्या इसके द्वारा कि अभी मंगल ग्रह पे हमको क्या मिला है, सल्फर मिला है। ठीक है, सल्फर मिला है। सल्फर मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि सल्फर क्या है, सल्फर एक मूलभूत कणों में से एक है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर शुद्ध सल्फर के पीले हरे क्रिस्टल की खोज की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह पर सल्फर की उपस्थिति जीवन संबंधी स्थितियों की संभावनाओं का संकेत देती है।
गेडिस वॉलिस चैनल माउंट शार्प के पास है। कहाँ पे? माउंट शार्प के पास है, जिसके आधार पर रोवर 2014 में चढ़ा था। यहाँ 2014 में इनका रोवर चढ़ा था, यही आपका क्यूरोसिटी रोवर है। इन्होंने सल्फर की खोज की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, कहाँ? फ्लोरिडा से। ठीक है। अब फ्लेवी वायरस क्या है? फ्लेवी वायरस को हम ये प्रोटीन से समझ सकते हैं। ये इम्पोर्टिन जो 7 प्रोटीन है, ये इसका वाहक है। ठीक है। अभी पता चला कि इम्पोर्टिन 7 EIPO7 इसका वाहक के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है। ये क्या करता है? ये जो प्रोटीन है, ये फ्लेवी वायरस क्या करता है? नाभिकीय झिल्ली के माध्यम से हमारे नाभिक तक, हमारे न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारे दिनचर्या में असामान्य बदलाव आते हैं। ठीक है। असामान्य बदलाव आते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। फ्लेवी वायरस फ्लेविविरिडे परिवार से संबंधित है। गोलाकार विषाणु कण होते हैं। ये क्या करते हैं? फ्लेवी वायरस सेंस RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है फ्लेवी वायरस जीनोम। ठीक है। और आगे बताया गया कि फ्लेवी वायरस क्या है? एडिस मच्छर से भी फैलता है। एडिस मच्छर पता है आपको? डेंगू के लिए, डेंगू का वाहक है एडिस मच्छर। जीका, पित्त ज्वर का ही वाहक है। ठीक है। आपको याद रखना है बस इस प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन के बारे में बताया गया कि फ्लेवी वायरस का वाहक के रूप में कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइनाइड सेंसर। ठीक है। साइनाइड के बारे में जानते हैं हम लोग। ये क्या है? एक रसायन है, घातक रसायन है, जो औद्योगिक कार्यों के कारण मुख्यतः ये निकलता है। ठीक है। अब केरल विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? उनकी अनुसंधान टीम ने इसको सेंसर मतलब इसको जानने के लिए इसका स्तर क्या है, उसके लिए एक सेंसर का निर्माण किया है, साइनाइड सेंसर का। आपको यही याद रखना है कि साइनाइड सेंसर को किसने बनाया है? तो ये केरल विश्वविद्यालय ने बनाया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? साइनाइड सेंसर एक उपकरण या सामग्री है जिसे विभिन्न वातावरण में साइनाइड आयनों की उपस्थिति और सांद्रता का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। ये औद्योगिक प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय, जल निकायों और जैविक नमूने में साइनाइड के स्तर की निगरानी के लिए आवश्यक है। वही चीज़ है। ठीक है। साइनाइड सेंसरों को उनके द्वारा प्रयुक्त पहचान तंत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। ये सेंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये पता साइनाइड सेंसर एक तीव्र गति से कार्य करने वाला है, संभावित रूप से घातक रसायन है। आगे बढ़ते हैं। लाइम रोग क्या है? तो ये आपका केरल में इसका संक्रमण देखा गया लाइम रोग का। ठीक है। एक 56 वर्षीय व्यक्ति में लाइम रोग का पता चला है। लाइम रोग एक संक्रामक रोग है जो बोरेलिया बर्गडोरफेरी नामक जीवाणु, तो जीवाणु जनित रोग है ये। लाइम रोग संक्रामक रोग है। ठीक है। मनुष्य के बीच पालतू जानवरों के द्वारा हवा, भोजन या पानी के माध्यम से नहीं फैलता है। मतलब ये जूनोटिक वायरस नहीं है। जूनोटिक वो होता है जो पशुओं से मनुष्य में फैले। ठीक है। इस टीक काटने के कारण फैलता है। तो 3 से 30 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। तो लाइम रोग आपको पता करना है कहाँ मिला, कहाँ मतलब देखा गया संक्रमण? आपका ये केरल में। ठीक है। सिलिकोसिस देखते हैं। तो सिलिकोसिस भी वही है, सिलिकोसिस में क्या छुपा है? सिलिका मतलब बालू। ठीक है। अगर वायुमंडल में ज़्यादा सिलिका होगा तो हमारे फेफड़े में धूल कण जाएंगे, जिसके कारण हमें क्या होगा? श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। और यही सिलिका जो है वायुमंडल में ज़्यादा पाया गया, जिसके कारण अभी सिलिकोसिस बीमारी देखने को मिल रही है। तो शोधकर्ताओं ने बताया है कि सिलिका धूल के दैनिक संपर्क की वातावरण सीमाएं सिलिकोसिस विकसित होने पर गंभीर जोखिम पैदा कर रही है। ठीक है। ये दीर्घकालीन फेफड़ों की बीमारी है। तो हम देखेंगे आगे क्या है। ये फेफड़े सख्त हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और घातक भी हो सकती है। ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि सिलिकोसिस क्या होता है। तो ये एक बीमारी है जो सिलिका के अधिक हमारे फेफड़े के अंदर जाने से हो रही है। बस यही है। कैलिफोर्नियम, ये बिहार में पाया गया है। कैलिफोर्नियम में एक रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मी पदार्थ है। जब भी कोई परमाणु में आपका ये न्यूट्रॉन का 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो रेडियोधर्मी बन जाता है। जैसे आपको हाइड्रोजन का समस्थानिक पता होगा ट्रिटियम के बारे में, तो क्या है उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है? 12 साल तक का है। ठीक है। 12 साल तक का है। तो आपको जानना हो कैलिफोर्नियम क्या है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो बिहार पुलिस द्वारा 50 ग्राम जो बिहार में मिला उसको जब्त किया गया। इस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के नाम पर इसका नाम कैलिफोर्नियम पड़ा है। ठीक है। प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसका उत्पादन नाभिकीय विक्रय के माध्यम से विशेष रूप से क्यूरियम पर हीलियम आयनों यानी अल्फा कण का क्या करता है? बम्बार्डमेंट करता है इस पर क्यूरियम पर, जिससे ये बनता है। ठीक है। जिससे ये बनता है। तो आपको याद रखना है क्या है? ये बस रेडियोधर्मी पदार्थ है और बिहार में मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एमपॉक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत चर्चा में था। अभी कांगो गणराज्य में क्या है कि ये पीक पर है। कांगो गणराज्य में, कांगो रिपब्लिक में ये पीक पर है। तो इसके कारण क्या किया है? WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल इसे घोषित कर दिया है।
घोषित कर दिया, ठीक है। इसके बारे में जानना जरूरी है कि एमपॉक्स कैसा वायरस है, तो डीएनए वायरस है ये। पहला इसका तथ्य क्या है, डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस है। और ये जूनोटिक रोग है, मतलब कि ये पशुओं से मनुष्य में फैलता है, जूनोटिक रोग है, ठीक है, जूनोटिक रोग है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसको ऑर्थोपॉक्स वायरस से फैलता है, ठीक है। ये एक डीएनए है, डीएनए वायरस है। पहला इसका कथन होगा, डीएनए वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है, ठीक है। जूनोटिक रोग है, अर्थात ये पशु और मनुष्य के बीच फैल सकता है, ठीक है। इसको मध्य पश्चिमी अफ्रीका के कुछ भागों स्थानीय नियमित रूप से पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि एमपॉक्स डीएनए वायरस है और ये अभी कॉन्गो गणराज्य में ज़्यादा होने के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल हुआ है और ये जूनोटिक प्रकार का है। आगे देखते हैं हम लोग। ओरोपोच वायरस, ये ब्राज़ील में मिला है। ब्राज़ील में कौन सा वायरस मिला है, ओरोपोच वायरस, ठीक है। वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है, इसमें ये भी एक आरएनए वायरस है। ओरोपोच वायरस क्या है, आरएनए वायरस है, ब्राज़ील में मिला है, ठीक है। दुनिया की पहली मौत कहाँ हुई इससे, ब्राज़ील में, इसलिए ये न्यूज़ में। ये मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों और छोटी मक्खियों के काटने से फैलता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ब्राज़ील में फैला है ओरोपोच वायरस। लिथियम का हम जानते हैं, लिथियम कैसा एक हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है। लिथियम है, इसका बैटरी बनाया जाता है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी आप सुने होंगे, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ा लिथियम का भंडार कहाँ मिलेगा आपको, साउथ कोरिया में मिल जाएगा, साउथ कोरिया में मिल जाएगा, ठीक है। और भी अन्य क्षेत्र हैं, अन्य देश हैं, ठीक है। लिथियम के बारे में आपको ध्यान रखना है। लिथियम आयन बैटरी ऐसे भी क्या हुआ, अभी कर्नाटक में ये लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम खोज की, लिथियम में सबसे अधिक उपयोग रिचार्जेबल लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरियों के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का उत्पादन है, लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया में आपको देखने को मिलेगा। लिथियम त्रिभुज के बारे में आप जानते ही होंगे, जो हमारा ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। कैसे बन रहा दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना, यहाँ पे आपको अर्जेंटीना मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ चिली मिल जाएगा, यहाँ बोलीविया मिल जाएगा। तो यही तीनों के बीच क्या होता है, आपका लिथियम त्रिभुज है। तो आपको याद रखना है ये चीज़। डेमेंशिया क्या है, अभी लैंसेट का एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें बताया गया कि उच्च कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण और अनौपचारिक दृष्टि हानि के कारण ये ज़्यादा पीक पर पहुंच रहा है। ये वाले अनौपचारिक दृष्टि हानि के कारण ज़्यादा पीक पर पहुंच रहा है। आगे देखते हैं। डिमेंशिया जिसे संज्ञानात्मक कार्य में गिरावट होती है, एक बढ़ता हुआ वैश्विक स्वास्थ्य संकट है। यद्यपि आयु सबसे प्रमुख जोखिम कारक भी बनी हुई है, लेकिन हाल ही में लैंसेट आयोग बता रहा है कि डिमेंशिया की रोकथाम में कोलेस्ट्रॉल दृष्टि स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका जोर दिया गया है, ठीक है। आयु से भी होता है, आयु बढ़ने से भी होता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जिसका आँख कमज़ोर है और जो उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी जो बाहर की वस्तु जिसमें लो फैटी एसिड ज़्यादा है, LDL ज़्यादा है, उसमें फैल रहा है ये ज़्यादा, ठीक है, डिमेंशिया। आगे देखते हैं। कला संस्कृति संगमेश्वर मंदिर, ठीक है। ये कहाँ आपको मिलेगा, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में है संगमेश्वर मंदिर। ये क्या है, आपका कृष्णा नदी के पास है, कृष्णा नदी के पास है संगमेश्वर मंदिर। ये निकलती कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती है, आपको पता होगा। महाबलेश्वर से क्या निकलती है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी में ज़्यादा पानी, जल प्रवाह ज़्यादा होने के कारण ये जो है संगमेश्वर मंदिर डूब रही है, इसलिए चर्चा में आ गया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनाया गया था ये, ठीक है, जो हर्षवर्धन को डूबो के मारा था नर्मदा नदी के पास। संगमेश्वर मंदिर को देखते हैं। ये एक नागर शैली में एक बनी मंदिर है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण भारत की मंदिर है और नागर शैली में बनी है। ज़्यादातर वहाँ द्रविड़ शैली में मंदिर बनते हैं, आपको पता होगा, आप जानते होंगे। यहाँ पे आपका बेसर शैली होता है, बीच में आपका नागर शैली होता है, ऊपर में, बीच में बेसर शैली और नीचे में द्रविड़ शैली, ठीक है। ये दोनों का मिश्रित रूप होता है बेसर शैली। तो आप ध्यान रखें क्या, ये नागर शैली में बना मंदिर है संगमेश्वर मंदिर। ये पूछ सकता है, शैली से गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि नागर शैली का है। अब देखते हैं मोहितदम क्या है, एक टीला है, ठीक है। मोहितदम टीला है, कहाँ असम में है। तो जो ये अहोम राजवंश था लगभग 13वीं शताब्दी में, ठीक है। वहाँ उनके जो सैनिक शहीद होते थे उनको इन टीलों में गाड़ा जाता था। तो ये मोहितदम टीला है जो अभी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। असम का ये तीसरा विश्व धरोहर सूची है, ठीक है। पहला था आपका कौन, काजीरंगा, दूसरा मानस था। आगे बढ़ते हैं। मोहितदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। मिट्टी का टीला है जो कि व्यक्ति को दफनाने के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। चराईदेव में एक विशिष्ट मोहितदम में एक गुफा में एक या एक से अधिक कक्ष होते हैं, ठीक है। वो नहीं जानना उतना,
अब भारत में विश्व धर्मस्थलों की संख्या कितना है? 43 हो गई है इस समय, 43 हो गई है। अहोम राजवंश 13वीं शताब्दी में प्रारंभ से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूर्वोत्तर भारत का असम क्षेत्र में था, ठीक है। एक चक्रधर सिंह इसका शासक इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखेंगे। अभी भारत का कितना है टोटल? 43 है। बिहार में नालंदा महाबोधि, ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। महाबोधि को कब किया गया था और नालंदा को कब किया था? 16 में। इसको शायद 2002 के आसपास, आप बताएंगे कमेंट में कब किया गया था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है, ठीक है। ये पहला क्या है? ये पहला देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय है, हुमायूं का मकबरा, बस ये याद रखना है। गोटीपुआ नृत्य क्या है? ये गोटी का मतलब होता है आपका अविवाहित, मतलब जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ, अविवाहित। और दूसरा आपका पुआ, पुआ का मतलब होता है लड़का, मतलब जो अविवाहित लड़का है उनके लिए जो वहाँ की कन्याएं हैं वो नृत्य करती हैं। तो गोटीपुआ नृत्य फेमस है, किसके लिए, कहाँ फेमस है? उड़ीसा में फेमस है, ठीक है। उड़ीसा में आपको ये देखने को मिलेगा गोटीपुआ नृत्य। आगे देखते हैं हम लोग। गोटीपुआ नृत्य जिसे गोटीपुआ या गोटुपी कहते हैं, उड़ीसा राज्य के पारंपरिक नृत्य है। गोटी का अर्थ होता है अविवाहित, पुआ का अर्थ होता है लड़का, ठीक है। इसकी उत्पत्ति देवदासी या महाड़ी नामक महिला नृत्यिका से हुआ था, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं रक्षा सुरक्षा में। इसमें बताया गया सबसे पहले क्या? सबसे पहले आप टाइफून के वाहन, ये क्या वाहन है यार और कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? इसको डिपोर्ट किया गया था चंडीगढ़ में, और इसमें इसका प्रदर्शन अच्छा रहा, इस कारण ये आपका न्यूज़ में आ गया। आपको बस यही पूछेगा कि टाइफून के क्या है, तो वाहन है, आप चक्रवात मत मार दीजिएगा, ठीक है। टाइफून के वाहन है। अब INS त्रिपुट देखते हैं। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया स्वदेशी तलवार श्रेणी की फ्रिगेट है। फ्रिगेट एक आपकी मध्यम श्रेणी की शिप होती है, यानी जहाज़ होती है, जिसमें सभी उपकरण होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? जो हेवी आपका शिप है, जैसे कि अरिहंत, अड़ीघाट, पनडुब्बी जो शिप है हमारे पास, तो उसकी रक्षा करना इसका कर्तव्य होता है, ठीक है। INS त्रिपुट को इसलिए ही, मतलब फ्रिगेट श्रेणी को इसलिए बनाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अक्टूबर 2016 में रूस के साथ समझौता हुआ था 4 ग्रीवोस श्रेणी की स्टील फ्रिगेट बनाने के लिए। इस समझौते के तहत 2 यानी तुशील या तमाल सीधे रूस से आयात किए गए और 2 बाकी है, ठीक है। तो ये स्वदेशी रूप से लेकिन विकसित है, तलवार श्रेणी की फ्रिगेट है INS त्रिपुट, ये याद रखिएगा। INS अड़ीघात आएंगे। INS अड़ीघात क्या है? एक दूसरा परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी INS अड़ीघात। तो पहला हमारे पास क्या है? अरिहंत, अरिहंत पहला है, जो कब आया था? लगभग 2018 के आसपास, 2018 अरिहंत। दूसरा अड़ीघात हो गया, अड़ीघात हो गया दूसरा। तीसरा आपका हो जाएगा क्या? दूसरा अरिदमन हो जाएगा। अभी चौथा का नाम S4 दिया गया है, S4 दिया गया, चौथा का नाम याद रखेंगे। ये 4 हमारे पास पनडुब्बी है, ठीक है। पनडुब्बी है 4 जो परमाणु से लैस है, ठीक है। परमाणु पनडुब्बी 2018 में आया था INS अड़ीघात। ये परमाणु त्रिकोण का काम करती है, जो देश को भूमि, वायु और समुद्र के परमाणु में से प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका C-130J सुपर हरकुलस। ये पता है क्या है? जो हमारी तख्ता पड़ोस में जो तख्ता पलट हुआ है ना कुछ महीने पहले, शेख हसीना का, वो इससे भारत आ गई थी, ठीक है। ये सैन्य कार्रवाई के लिए बनाया गया सुपर हरकुलर है, लेकिन इससे जब भारत आई तो ये क्या हो गया? निगरानी में ज़्यादा आ गया अन्य देशों के, ठीक है। अन्य देशों की निगरानी में ज़्यादा आ गया, जिसके कारण ये अभी न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। पढ़ते हैं। सुपर हरकुलस जेट पर सबसे अधिक ट्रैक की जाने वाली उड़ान बन गई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंचे, ठीक है। आपको यही याद रखना है। हो गया आपका सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट। बस कुछ 1 लाइनर बचे हैं, जो एक शॉर्ट वीडियो आएगा उसमें मैं करवा दूंगा, इसमें नेशनल आपका हो जाएगा, बाकी इंटरनेशनल एक वीडियो, 1 से 2 वीडियो। बिहार का करंट अफेयर, ठीक है, नेशनल का आपका नवंबर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे अक्टूबर का। ऐसा ही करते करते ये BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस बने रहिएगा। हो सकता है भविष्य में इसके लिए मैं MCQ भी लाऊँ। धन्यवाद।